हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं। और फंडामेंटल राइट्स में आज हम बात करने वाले हैं जो मौलिक अधिकार में जो सेकंड आपका जो राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार है, उसको हम पढ़ेंगे दोस्तों। और दोस्तों उसमें हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 19 से 22 यानी कि 19 से लेकर 22 तक जो आपका जो आर्टिकल चलता है फंडामेंटल राइट्स यानी कि स्वतंत्रता के अधिकार में, उसकी हम बात करेंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में आज हम सिर्फ 19 यानी कि 19 और उसके सब क्लोज के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों जुड़े रहेगा, और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है स्वतंत्रता का अधिकार, और उसमें हम बात करने वाले सिर्फ 19 जो आर्टिकल है 19 के बारे में बात करेंगे, और उसके सब क्लोज है उसकी हम बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं आर्टिकल 19 क्लोज 1, उसकी हम बात करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार में देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो संविधान बना था उस वक्त मूल संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार थे, मौलिक अधिकारों में जो स्वतंत्रता का अधिकार है, व्यक्ति को 7 प्रकार की स्वतंत्रता दे रखी थी दोस्तों। लेकिन आज प्रेजेंट में अगर देखें तो दोस्तों सिर्फ 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, उन सभी की बात अपन करेंगे। तो स्वतंत्रता, मूलभूत जो स्वतंत्रता वो 6 है दोस्तों। उसमें कौन कौन सी, पहले तो आपको ये रखना याद कि मूलभूत स्वतंत्रता कितने कौन से आर्टिकल में। तो फ्रेंड्स आपको बताना, आर्टिकल 19 क्लोज 1 के द्वारा प्रदत्त 6 मूलभूत स्वतंत्रताएं। और लेकिन मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, जिसमें एक जो स्वतंत्रता आपका संपत्ति की स्वतंत्रता, उसकी हम बात करेंगे दोस्तों। देखिएगा, 6 प्रकार की मूलभूत स्वतंत्रताएं कौन कौन सी दोस्तों, देखिएगा। फर्स्ट जो आपकी है यानी कि जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पहली मूलभूत स्वतंत्र है वाक, यानी कि आपको जो बोलने और अभिव्यक्ति का मतलब हुआ कि आप अपनी बातों को अभिव्यक्त कर सकते हो किसी के सामने, उसकी स्वतंत्रता है, ठीक है। सेकंड आपकी है दोस्तों शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। एक तो आप जो भी जो सम्मेलन करते हो तो दोस्तों वो सिर्फ शांतिपूर्ण और निरायुध होना चाहिए, उसकी भी हर व्यक्ति को स्वतंत्रता। एक है संगठन और एक संघ बनाने की स्वतंत्रता, संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, और यूनियन यानी कि संघ बनाने की भी आपको स्वतंत्रता है। चौथी है दोस्तों भारतीय राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण की स्वतंत्रता। अबाध का मतलब निर्बाध, यानी कि बेझिझक आप हमारे भारतीय राज्य के अंदर दोस्तों आप विचरण यानी कि भ्रमण कर सकते हो, ये भी आपको स्वतंत्रता दे रखी है। फिफ्थ है भारतीय राज्य क्षेत्र में निवास करने और बस जाने की भी स्वतंत्रता है दोस्तों। देखिएगा, भारत के जो 28 राज्य और जो आपका 8 जो केंद्र शासित प्रदेश है, उनके अंदर दोस्तों आपको निवास करने और बस जाने की भी स्वतंत्रता है। लेकिन दोस्तों सिर्फ आपका जो यूनियन टेरिटरीज है, यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश में जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऐसे जो ये जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा आपको प्रतिबंध लगा रखा है। तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति से ही वहाँ पर बिल्कुल निवास और बस जाने की आपको स्वतंत्रता मिल सकती है दोस्तों। तो ये पांचवी होगी, यानी कि भारतीय राज्य क्षेत्र में निवास करने एवं बस जाने की स्वतंत्रता। एक छठी आपकी है दोस्तों कोई वृत्ति, आजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता, यानी कि आपको रोजगार करने की भी आपको स्वतंत्रता है, आपको व्यापार करने की स्वतंत्रता है, ठीक है ना। तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता हो गई दोस्तों। तो दोस्तों ये जो आपकी जो स्वतंत्रताएं हैं दोस्तों, जो आर्टिकल 19 क्लोज 1 के अंदर ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं दोस्तों। देखिएगा, आगे बात करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, इसके बाद अपन देखते हैं कि जो आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता है उसको तो हमने देख लिया। अब जो 7वीं स्वतंत्रता है दोस्तों, ये आपकी मूल संविधान में 7 स्वतंत्रताएं थी। उसमें एक संपत्ति का जो आपकी स्वतंत्रता थी दोस्तों, उसको अभी हाल ही के अंदर यानी कि 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको क्या कर दिया, हटा दिया गया, और उसको स्थान मिला है आर्टिकल 300 क्लोज कै में इसको स्थान मिला था, यानी कि कानूनी अधिकार में इसको ले लिया गया है दोस्तों। तो देखिएगा, इसमें एक स्वतंत्रता है। देखो, मूल संविधान में तो 7 स्वतंत्रताएं थी, और अभी प्रेजेंट में 6 स्वतंत्रताएं। अभी आपने 6 स्वतंत्रता के बारे में पढ़ा। अभी हम आप आगे बढ़ेंगे, सभी जो मूलभूत 6 स्वतंत्रता उनके सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन जो 7वीं जो स्वतंत्रता जो आपकी संपत्ति का जो स्वतंत्रता, उसको कैसे हटाया गया उसको देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात ये करेंगे
कि क्वेश्चन बन सकता है कि आपकी जो संपत्ति का जो संपत्ति की जो स्वतंत्रता है वो कौन से आर्टिकल के अंदर उसको स्थान दिया गया है। तो आपको बताना आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज 6 इसमें इसको स्थान मिला है। तो ये क्या है, संपत्ति के अर्जन या हम धारण या व्यय के अधिकार की स्वतंत्रता है, यानी कि संपत्ति को रखने, उसको धारण करने या उसको अर्जन या उसको व्यय करने की आपको स्वतंत्रता थी दोस्तों। लेकिन दोस्तों आपका 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अकॉर्डिंग इसको क्या कर दिया गया है दोस्तों, निरसित यानी कि उसको समाप्त कर दिया गया। किसको? संपत्ति की स्वतंत्रता को। और इसको दोस्तों अभी प्रेजेंट में इसको स्थान मिला है आर्टिकल 300 क्लोज के में इसको दिया गया और इसको कानूनी अधिकार में ले लिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मूल संविधान में 7 स्वतंत्रताएं थी, लेकिन अभी प्रेजेंट में 6 स्वतंत्रता है। और इस कौन सी स्वतंत्रता उसको अभी हाल ही में उसको मूल संविधान की स्वतंत्रताओं से हटाकर उसको कहाँ पर स्थान मिला है। तो आपको बताना है दोस्तों आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज 6 यानी कि संपत्ति की स्वतंत्रता को हटाकर, और कब हटाया गया दोस्तों, 44वें संविधान संशोधन 1978, और उसको कहाँ रखा गया, आर्टिकल 300 क्लोज क में इसको रखा गया, यानी कि कानूनी अधिकार में इसको लिया गया है दोस्तों। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। एक विशेष बात और देख लेते हैं दोस्तों, क्या बात है देखिएगा कि आर्टिकल 19 द्वारा प्रदत्त अधिकार केवल नागरिकों के लिए ही है, किसी विदेशी के लिए। देखिएगा आर्टिकल जो आपका 19 है दोस्तों, जो अभी हम 19 20, 21 और 22 इसमें आपका जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसका जो 19 वाला आर्टिकल है वो सिर्फ दोस्तों केवल हमारे इंडियन सिटीजन्स के लिए है। किसके लिए दोस्तों? इंडियन सिटीजन्स के लिए है, यानी कि केवल नागरिकों के लिए है, विदेशी व्यक्तियों के लिए नहीं है। केवल नागरिक का मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसमें नागरिकों से तात्पर्य नैसर्गिक व्यक्ति का मतलब हमारे इंडिया के अंदर ऐसा व्यक्ति जिसका हमारे इंडिया में ही उसका जन्म हुआ हो, वो नैसर्गिक कहलाता। तो ये 19 आपका आर्टिकल है जो सिर्फ विदेशियों को नहीं, सिर्फ हमारे इंडियन सिटीजन्स यानी कि केवल भारतीयों के लिए ही बिल्कुल है ये। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, और बात करते हैं आगे की। देखिए इसमें और क्या बात बताई गई है कि अतः विधिक व्यक्ति या यथा कंपनी, निगम आदि को यह अधिकार उपलब्ध नहीं है, यानी कि नैसर्गिक व्यक्तियों को ही आर्टिकल 19 यानी कि स्वतंत्रता दे रखी है, किसी विदेशी व्यक्ति को नहीं है। और सिटीजन से तात्पर्य नैसर्गिक व्यक्ति जिनका जन्म हमारे यानी कि इंडिया में हुआ हो, यानी कि मूल भारतीय हो, उसी को ये स्वतंत्रता दे रखी है, किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं। अतः विधिक व्यक्ति या हम कैसे किसी कंपनी, निगम आदि को यह अधिकार उपलब्ध नहीं है। किंतु यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिए दोस्तों, जहाँ पर किंतु परंतु आता ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल बात आ जाती है। किंतु कंपनी के अंशधारी यानी कि जो शेयर होल्डर होते हैं ना दोस्तों, उनको इसका दावा कर सकते हैं आर्टिकल 19 यानी कि स्वतंत्रता के अधिकार का दावा कर सकते हैं। जो किसी कंपनी के अंशधारी या हम कह सकते शेयर होल्डर होते हैं, वो इसका दावा कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखनी है। एक सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है दोस्तों, इसको भी देख लेते हैं। देखिए क्या है कि आर्टिकल 19 के दो भाग हैं, यानी कि जो आपका 19 है उसको दो भागों में डिवाइड किया है। एक आपका आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज कैसे लेकर 6 में महत्वपूर्ण 6 में मूलाधिकारों का वर्णन किया गया है। देखिएगा थोड़ा सा ये देख लीजिएगा, दो भाग कौन कौन से। एक तो आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज क से 6 और एक आपका आर्टिकल 19 क्लोज खंड 2 से लेकर 6 तक ये बात बताएगी। तो इसमें पहले वाले में क्या बताएंगे, जो आपकी जो मूल अधिकार है उन मूल अधिकार को इसके अंदर वर्णन किया गया है। साथ ही आर्टिकल 19 खंड 2 से लेकर 6 तक मूल अधिकारों पर आरोपित निर्बंधन क्या रिस्ट्रिक्शंस यानी के बारे में बताया गया। तो ये क्या निर्बंधन क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। देखो,
रेस्ट्रिकेशंस क्या होता है, रेस्ट्रिकेशन क्या होता है उसको देख लेते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं, निर्बंधन क्या होता है उसको देखते हैं। देखिएगा, बात करते हैं सबसे पहले आपका जो आर्टिकल जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि आर्टिकल 19 क्लोज 1 कै की बात अपन करेंगे। क्लोज 1 सब क्लोज कै, उसके अंदर दोस्तों इसमें हम बात करने वाले हैं। एक तो आर्टिकल 19 क्लोज 1 क्लोज सब क्लोज च और आपका आर्टिकल 19 क्लोज 2 के बारे में, दोनों को एक साथ अपन पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों देखिएगा, बात आती है इसमें क्या है, एक तो आपका जो मूल अधिकार है और एक आपका निर्बंधन यानी कि जो आपको रेस्ट्रिक्शन क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन इसकी देख लेते हैं। देखिएगा, मूल अधिकार क्या होता है, देखिएगा आपको कौन कौन से मूल अधिकार दिए गए उसको देख लेते हैं। देखिएगा, पहला है प्रेस की स्वतंत्रता, आपको पता है प्रेस की स्वतंत्रता आपको है। दूसरा है राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आपको अधिकार है, यानी कि आपका जो राष्ट्रीय जो ध्वज है उसको फहराने का आपको अधिकार है। एक आपको जो विज्ञापन की स्वतंत्रता, जो आपका विज्ञापन होता है उसको उसकी स्वतंत्रता, आपका नॉलेज का अधिकार है, जानने का अधिकार भी है। मतदाता को सूचना का अधिकार, यानी कि मतदाता यानी कि जो आपके जो वोटर होते हैं, वोटर को मतदान से पहले उसको सूचित करना भी एक प्रकार का आपका अधिकार ही है। चुप रहने का अधिकार, जैसे आपको चुप रहने का अधिकार, यानी कि आप चुप भी रह सकते हो। जैसे मान लीजिएगा आपका जैसे राष्ट्रगान हो रहा है तो आप अगर चुप रह रहे हो तो इसका मतलब ये इसको आप चुप रहने का अधिकार भी कह सकते हैं ना। तो चुप रहने का अधिकार भी है। सूचनाओं तथा समाचारों को जानने का अधिकार है, यानी कि सूचना जैसे मान लीजिएगा, इसके साथ ही आपको समाचारों को जानने का अधिकार है। विदेश जाने का भी आपको अधिकार है दोस्तों, और एक आपका प्रदर्शन या धरना करने का भी अधिकार है। इसके साथ ही हड़ताल या बंदी का भी आपको अधिकार है। लेकिन ये आपका निर्बंधन क्या होता है दोस्तों, निर्बंधन की अगर बात अपन करें तो दोस्तों, भारत की प्रभुता और अखंडता, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं जैसे आपका मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों को अपनाते हुए आप भारत की जो संप्रभुता है और आपकी अखंडता है, यानी भारत की संप्रभुता अखंडता को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते। तो कहने का मतलब आपकी भारत की प्रभुता और अखंडता का पर आपको क्या है प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है ना। आप उसकी अखंडता और प्रभुता को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते। और इसके साथ ही आप राज्य की सुरक्षा, जैसे आप ना प्रेस की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, ये मूल अधिकारों के साथ आप इनका प्रयोग करते हुए राज्य की सुरक्षा आप कर सकते हो, राज्य की सुरक्षा को ठेस नहीं पहुंचा सकते। तो ये दोस्तों ये क्या है, आपका निर्बंधन है। ओके, तीसरी बात ये है कि विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध की स्वतंत्रता है, ठीक है। लोक व्यवस्था है, शिष्टाचार और सदाचार के हितों में है। न्यायालय का अवमानन है, मानहानि है, और अपराध उत्पीड़न के साथ संबंध है। ये सारे के सारे दोस्तों आपके निर्बंधन में आते हैं, रेस्ट्रिक्शन में आते हैं दोस्तों, ठीक है ना। देखिएगा, इसके साथ ही और बात अपन कर लेते हैं। देखिएगा क्या बात है, इसको देखते हैं। इसके साथ ही दो दोस्तों एक विशेष बात है, उसको हम देखते हैं। क्या है कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा विभिन्न निर्णयों में यह कहा गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में हेट स्पीच शामिल नहीं होगा। हेट स्पीच आपको पता है ना दोस्तों, जैसे आप स्पीच कर रहे हो तो अगर किसी को हेट पहुंचा रहे हो, यानी कि आप किसी की मान हानि कर रहे हो, तो वो आपकी हेट स्पीच में शामिल है। तो इसमें ये कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा विभिन्न निर्णयों में, जब उच्चतम न्यायालय की विभिन्न प्रकार के निर्णय दे रहा है, तो निर्णय में यह कहा गया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि आपका जो एक्सप्रेशन है उसकी स्वतंत्रता में आप हेट स्पीच शामिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि किसी व्यक्ति के खिलाफ या किसी समुदाय के विरुद्ध दुर्भावना बढ़ाना होता है। या अगर आप हेट स्पीच कर रहे हो तो ये जो आपका जो हेट स्पीच है वो किसी व्यक्ति के खिलाफ भी हो सकता है, या किसी समुदाय के विरुद्ध दुर्भावना बढ़ा सकता है। इसको हम हेट स्पीच कहते हैं। तो ये न केवल नैतिकता के विरुद्ध है, बल्कि लोक व्यवस्था के लिए भी बड़ी चुनौती बन जाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो हेट स्पीच होता है वो न केवल नैतिकता के विरुद्ध ही नहीं है, बल्कि ये जो हमारे लोक व्यवस्था के लिए भी बहुत बड़ी क्या समस्या बन सकता है। इसीलिए हेट स्पीच नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी किस में शामिल नहीं है, व्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है, यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में इसको शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। चलिएगा,
बात आते हैं, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि वर्ष 2016 में उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए इंडियन पिनल कोड यानी कि आईपीसी की धारा 499 संवैधानिक माना। ठीक है, क्या माना? जिसके अनुसार ये बताया गया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में किसी को मानहानि की स्वतंत्रता नहीं है। या जैसे आप मान लीजिएगा, अभिव्यक्ति आप बिल्कुल अभिव्यक्ति की आपको स्वतंत्रता है, लेकिन आप किसी व्यक्ति के साथ मानहानि आप नहीं कर सकते हो। मानहानि का मतलब है दोस्तों, किसी व्यक्ति की भावनाओं या उसकी नैतिकता या उसके सदाचार यानी कि उसके मोरल पर उसको बिल्कुल उसको हेट कर रहे हो, उसको दुख पहुंचा रहे हो, तो ये आपकी मानहानि है। तो मानहानि की स्वतंत्रता आपको नहीं है। अगर आप आईपीसी की धारा 499 के अनुसार किसी के साथ मानहानि कर रहे हो, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा दोस्तों? आपको पहले तो ये पता है कि आपको 499 यानी कि ये मानहानि एक दंडनीय अपराध है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो दोस्तों आपको 2 वर्ष या उससे अधिक दिनों की आपको क्या हो सकती है? सजा हो सकती है। तो आईपीसी की धारा 499 के अनुसार आप मानहानि एक अनुसार मानहानि एक दंडनीय अपराध है, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को 2 वर्ष या अथवा उससे ज़्यादा की सज़ा भी उसको दी जा सकती है दोस्तों। ठीक है ना? तो ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। एक और बढ़िया बात देखते हैं। देखिएगा, न्यायालय के अनुसार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में असहमति अथवा मतभेद हो सकता है, परंतु असहमति के नाम पर किसी की प्रतिष्ठा पर हमला करना अतार्किक है। क्या है कि जो आपका जो फ्रीडम ऑफ जो आपका एक्सप्रेशन है, इसमें असहमति या मतभेद हो सकता है। असहमति न्यायालय के अनुसार असहमति भी हो सकती है या उसमें आपका मतभेद भी हो सकता है। तो मतभेद और असहमति के नाम पर किसी के मान सम्मान या हम यूँ कह सकते हैं किसी की प्रतिष्ठा पर अगर आप हमला कर रहे हो, तो ये क्या है दोस्तों? बिल्कुल अतार्किक है, यानी कि नैतिक नहीं है, ये अनैतिकता है। ओके, ये बात है। ठीक है, चलिएगा एक विशेष बात और देख लेते हैं कि प्रेस की स्वतंत्र और मानहानि का विषय क्या है, उसको हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, क्या है? देखिएगा, एक लोकतांत्रिक देश में प्रेस की स्वतंत्रता का निर्णायक महत्व होता है और मानहानि को दंडनीय अपराध बनाने से प्रेस की स्वतंत्रता प्रभावित होती है, क्योंकि पत्रकारों के समक्ष मानहानि का भय सदैव विद्यमान रहता है। एक तरफ तो आपको प्रेस की स्वतंत्रता दे रखी है, बट ये जो प्रेस की स्वतंत्रता है दोस्तों, ये मानहानि को दंडनीय अपराध बनाने में प्रेस की स्वतंत्रता प्रभावित होती है। देखिएगा, जैसे मान लीजिएगा, मानहानि को दंडनीय अपराध बनाने से प्रेस की स्वतंत्रता प्रभावित है, यानी कि मानहानि को दंडनीय अपराध अपराध बनाने से प्रेस प्रेस की स्वतंत्रता क्या प्रभावित होती है। कैसे हो सकती है? जैसे मान लीजिएगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है या कोई पत्रकार है किसी राजनेता को कुछ मतलब उसको कुछ सवाल जवाब कर रहा है, तो सवाल जवाब करने से अगर जो राजनेता है वो अगर कुछ उसे उसको मतलब उसको क्वेश्चन पूछते वक्त जो पत्रकार है अगर उसके सम्मान पर अगर ठेस पहुंचती है, तो उससे क्या होता है कि वो प्रेस यानी कॉन्फ्रेंस या हम पत्रकार पर मानहानि का दावा कर सकता है। इसलिए जो प्रेस की स्वतंत्रता बिल्कुल बहुत ज़्यादा इसमें प्रभावित होती है, क्योंकि पत्रकारों के समक्ष मान हानि का क्या रहता है? हमेशा के लिए क्या रहता है? सदैव जो भय है वो विद्यमान रहता है। इसीलिए दोस्तों, प्रेस की स्वतंत्रता को क्या करना चाहिए? प्रेस की स्वतंत्रता या मानहानि को दंडनीय अपराध की बजाय उसको सिविल अपराध बनाने की मांग की गई है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप याद रखें। अब देखिए, जो भी इतना आपने पढ़ा है उसका हमारे इसमें क्या कंक्लूजन या हम यूँ कह सकते हैं क्या निष्कर्ष इसका निकलता है। देखिएगा दोस्तों, निष्कर्ष ये निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि न्यायालय के अनुसार लोकतंत्र में असहमति या मध्य भिन्नता आवश्यक है, और परंतु असहमति के नाम पर किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर हमला करना उसके जीवन के अधिकारों पर हमले की भांति है, जो मूल अधिकारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो ये इसका कंक्लूजन निकलता है दोस्तों। तो दोस्तों, आज हमने जो स्वतंत्रता पढ़ी है, यानी कि जो आपका आर्टिकल 19, कुछ टॉपिक और रह गए आर्टिकल 19 के, तो उसको हम कल देखते हैं, और फिर हम आर्टिकल 20 और 21 22 के अगली वीडियो में उसको क्लियर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ आपका आज का वीडियो अच्छा लगा है। अगर दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़
अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो दोस्तों कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।